सबको लगा शुक्ल के बाद अब मुख्यमंत्री तख्तमल जैन बनेंगे। सबसे पहले तो वो जवाहरलाल नेहरू की पहली पसंद थे और दूसरी बात यह कि वो शुक्ल कैबिनेट में नंबर 2 की पोजीशन पर थे। लेकिन इससे पहले कि केंद्र में आला कमान कोई नाम तय कर पाता, उससे पहले ही जो स्थानीय कांग्रेस कमेटी थी उसने कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत राव मंडलोई का नाम पेश कर दिया और वो बन गए मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री। नेहरू की पसंद तख्तमल जैन और सेठ गोविंद दास, जिनके घर पर रविशंकर शुक्ल का निधन हुआ था। वो खुद को सीएम की रेस में मानते थे। कहा जाता है कि इन दोनों नेताओं ने दिल्ली जाकर मौलाना आजाद और नेहरू से मुलाकातें की। नतीजा ये हुआ कि केवल 21 दिन के बाद मंडलोई को कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन किसके लिए? न तख्तमल जैन के लिए, न सेठ गोविंद दास के लिए, बल्कि एक पैराशूट मुख्यमंत्री के लिए जो नेहरू की पसंद थे। रविशंकर शुक्ल का निधन हुआ, वो तो 3 महीने मुख्यमंत्री रह पाए। उसके बाद यह था कि उनसे एक सीनियर नेता थे भगवंत राव मंडलोई, जो मूलतः खंडवा के थे, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिएगा। उनको तत्काल चीफ मिनिस्टर बनाने के पीछे कारण ये था कि जिस दिन शुक्ल जी का निधन हुआ उसके ठीक दूसरे दिन इंदौर के अंदर कांग्रेस कार्य समिति का अधिवेशन होने वाला था। तो पार्टी के पास ज्यादा समय नहीं था, सरकार तत्काल निर्णय लेना चाहती थी। उन्होंने कहा कि भाई जो सीनियर नेता इसको बना दो। तो कैलाश नाथ काटजू दरअसल मोतीलाल नेहरू के साथ सहायक वकालत कर चुके थे। आजाद हिंद फौज का लाल किला ट्रायल वाला केस लड़ चुके थे। नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री रह चुके थे और तत्कालीन रक्षा मंत्री थे। नेहरू से बड़े भी थे और उन्हें भाई कहकर पुकारते थे। काटजू ने मुख्यमंत्री का पद बड़े ही निराश भाव से संभाला था, जिसके चलते उन्होंने अपना स्टाफ तक नहीं बदला। जो मिला जैसा मिला उसी से काम चलाते चले गए। काटजू विशुद्ध रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू की पसंद थे। वो इस मायने में कि वो उनके पिता के साथ प्रैक्टिस करते थे और दिल्ली में उनका अच्छा दखल था, सब कुछ था। और उसमें नेहरू जी का वर्चस्व इतना था या उनकी बात का इतना वजन था कि वो कुछ भी बोल देते तो वो हो जाता था। तो ये बड़ी अनिच्छा से आए और चीफ मिनिस्टर बन गए थे। मध्य प्रदेश के नेता काटजू के साथ ऊपरी मन से थे, लेकिन नेहरू की पसंद थे तो विरोध करे कौन? काटजू पर उम्र भी हावी थी। वो अक्सर अपने साथ काम करने वालों को भूल जाते थे, यहाँ तक कि अपने मंत्रियों को भी, और कभी कभी ये भी कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये जो काटजू जी है उनकी याददाश्त को लेकर बात होती थी। वो मतलब अपने मंत्रियों के नाम भी भूल जाते थे। वो एक बार वहाँ छतरपुर टीकमगढ़ साइड कहीं गए थे तो अपने कैबिनेट के एक मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्हीं से उनका परिचय पूछ लिया था। वो डेलीगेशन के साथ मिलने गए थे तो उन्होंने जब अपना कोई जैन मंत्री थे, उन्होंने अपना जब नाम बताया तो उन्होंने कहा इस तरह इस नाम के तो हमारे यहाँ मंत्रिमंडल में भी सदस्य हैं। तो उन्होंने कहा मैं हूँ सर। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी। खैर, काटजू ने पूरे 5 साल सरकार चलाई। ये वो दौर था जब एक देश एक चुनाव चलता था। 1962 में चुनाव हुए, कांग्रेस सत्ता में लौटी, केंद्र में भी, मध्य प्रदेश में भी। लेकिन कैलाश नाथ काटजू सिटिंग चीफ मिनिस्टर के तौर पर अपना ही चुनाव हार गए। उन्हें हराया जनसंघ के लक्ष्मी नारायण पांडे ने। हालांकि काटजू पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। भगवंत राव मंडलोई की किस्मत देखिए कि दोबारा उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया गया। काटजू उपचुनाव जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बन सके। मंडलोई के साथ प्रदेश कांग्रेस थी। ये वही दौर था जब पूरे देश में केंद्र और राज्यों के अंदर ही कांग्रेस में मतभेद बढ़ रहा था। इसी दौरान कामराज प्लान आया और लगभग 1.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद मंडलोई को फिर कुर्सी छोड़नी पड़ी। मंडलोई जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो वो कार्यकारी मुख्यमंत्री बने थे। उसका कारण ये था कि जिस दिल्ली यात्रा का रविशंकर शुक्ल जी का आपने उल्लेख किया है, तो रविशंकर शुक्ल जी की उसी यात्रा में उनका निधन हो गया था। तो कार्यकारी अध्यक्ष जो है रविशंकर शुक्ल जी को बनाया गया था। फिर आगे चल करके फिर कैलाश नाथ जी काटजू मुख्यमंत्री बने। नेहरू ने बाद में फिर कैलाश नाथ काटजू को मुख्यमंत्री बनने की तैयारी करने के लिए कहा, लेकिन इस बार अड़ गए द्वारका प्रसाद मिश्र उर्फ डीपी मिश्र। ये वही डीपी मिश्र थे जिन्हें नेहरू मध्य प्रदेश बनने से पहले से ही नापसंद करते थे, जिनके टिकट के लिए पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल दिल्ली गए थे। अब वो कांग्रेस में थे और मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी मजबूत भी। वो नेहरू की पसंद के आगे अड़ गए।
उन्होंने कहा फैसला आम सहमति से होना चाहिए। बहुत सारे घटनाक्रम राजनीतिक ऐसे थे कि वो उस वक्त नेहरू जी की पॉलिसी के अनुसार फिट नहीं थे। वो नेहरू जी जो चाहते थे यहाँ मध्य प्रदेश में, उस तरह का उनका वो नहीं था, क्योंकि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था ना कि कई स्टेटों के लोग यहाँ आए थे। वो उनकी सबकी अपनी अपनी राजनीति थी, तो उस राजनीति के हिसाब से वो वहाँ जैसे काटजू को लेकर भी उनके कुछ डिफरेंसेस हमेशा रहते थे। संयोग देखिए, एक समय था जब द्वारका प्रसाद मिश्र को चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं दे रही थी, अब वही मुख्यमंत्री बनने वाले थे। इसी को किस्मत कहते हैं। वैसे डीपी मिश्र के प्रबंधन के सभी कायल थे। आज तक उन्हें मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा चाणक्य माना जाता है। जब द्वारका प्रसाद मिश्र जी की बात आती है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की श्रृंखला में, तो विद्वत्ता, बौद्धिकता और राजनीति में उनके कैलिबर का कोई व्यक्ति नजर नहीं आता। इतिहास अपन पढ़े हैं तो द्वारका प्रसाद मिश्र के बाद सेठी जी बने, अर्जुन सिंह का अपना वो था, पटवा जी बने, दिग्विजय सिंह बने, लेकिन जो साहित्य और उसमें जो उनका स्थान था, उनकी जो समझ थी, वो किसी में नजर नहीं आती थी। मध्य प्रदेश के गठन से पहले उन्होंने नेहरू से नाराज होकर जब कांग्रेस से इस्तीफा दिया, तब उन्होंने कहा था कि नेहरू की नीतियों के कारण एक दिन चीन और पाकिस्तान भारत पर हमला करेंगे। मिश्र तिब्बत पर चीन के समर्थन की नीति से बहुत नाराज थे। जब मिश्र ने कांग्रेस छोड़ी, तब उनके राष्ट्रवाद को देखते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन्हें जनसंघ का अध्यक्ष तक बनाने को तैयार थे। लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए कि वो मानते थे कि जनसंघ जो पार्टी है वो बनी है और उनके व्यापारियों की पार्टी है, ये देश का कुछ भला नहीं कर पाएगी, इसलिए उसके साथ नहीं जुड़े। 1959 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी उन्हें जनसंघ का ऑफर दिया था, लेकिन मिश्र जनसंघ नहीं गए। 1962 में चीन हमले के विरोध में बनी केंद्रीय नागरिक परिषद की अध्यक्ष जब इंदिरा गांधी बनी, तो जनसंपर्क समिति का अध्यक्ष उन्होंने डीपी मिश्र को बनाया। मिश्र की सलाह पर उन दिनों पहली बार सिनेमाघरों में फिल्म से पहले राष्ट्रगान का चलन शुरू हुआ था। मिश्र की किस्मत का सितारा सबसे अधिक तब चमका जब एक दिन उन्हें इंदिरा गांधी का फोन। इंदिरा गांधी नेहरू जी की निधन के बाद में शास्त्री जी के कैबिनेट में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मतलब सूचना प्रकाशन मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री बनी थी। और सूचना प्रसारण मंत्री बनने के बाद में उनके दिल में निश्चित रूप से ये इच्छा थी कि वो भी प्रधानमंत्री बने आगे चल के। लेकिन शास्त्री जी को प्रधानमंत्री हर तरीके से लोगों ने पसंद किया था और शास्त्री जी की अचानक ताशकंद रशिया में डेथ होने के बाद में जो राजनीति वहाँ पर हुई, उसमें ये सामने आया कि बम्बई के पूर्व मुख्यमंत्री और जो शास्त्री जी के भी कैबिनेट में थे, नेहरू जी के भी कैबिनेट में थे, मोरारजी भाई देसाई ने इंदिरा गांधी का विरोध शुरू किया। इसके बाद इंदिरा को जब कामराज और निजलिंगप्पा से पार्टी के अंदर चुनौती मिलने लगी, तो उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स के तौर पर डीपी धर और पीएन हक्सर जैसे लोगों को जोड़ा। तब राजनीतिक तौर पर डीपी मिश्र को सलाहकार के रूप में चुना गया। जो कभी नेहरू के विरोधी थे, वो मिश्र इंदिरा के सबसे विश्वास पात्र बन चुके थे। मोटे तौर पर इंदिरा जी की अपनी एक रणनीति थी। इंदिरा जी ने जितने कांग्रेस के पुराने नेता थे देश भर के, आप अगर ध्यान देंगे तो उन्होंने जो कांग्रेस को एक प्रकार से ओवरहॉलिंग जैसी की थी और एक प्रकार से जो कामराज जी के बाद में एक प्रकार से कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप में एक ग्रुप जैसा बन गया था, इंदिरा जी उस ग्रुप को तोड़ना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने देश भर में उन सारे नेताओं को जो थोड़ा सा उपेक्षित थे, जिसमें द्वारका प्रसाद मिश्र जी भी थे, उनको उन्होंने अपना साथ लिया। उस साथ लेकर के नई टीम बनाई। इंदिरा जी ने ये काम इंदिरा जी ने नेहरू जी के समय ही शुरू कर दिया था। नेहरू जी प्रधानमंत्री जब थे तब इंदिरा जी लगभग उनके सहायक के रूप में काम करती थी, कांग्रेस की महासचिव भी बन गई थी। तो ये टीम बनाना उन्होंने तब शुरू कर दी थी और उनकी इंदिरा जी की सलाह पर ही द्वारका प्रसाद जी मिश्र को दोबारा अवसर मिला था और आगे चल करके वो उनके विश्वस्त बने रहे।